हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे बहुत मस्त होंगे। आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप कुमार, अनुज प्रजापति, ये सब लोग जुड़ चुके हैं और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए। इसके अलावा और जो जो आते जा रहे हैं वो जुड़ते जाइए। प्रदीप कुमार, अनुज प्रजापति, अगर आवाज सुन रहे हो तो अपना हेलो लिखो या थंब इंप्रेशन दो। प्रदीप, अगर आवाज सुन रहे हो तो अपना थंब इंप्रेशन दो। हाँ हर्षित, चलिए तो फटाफट जुड़ते जाइए। और जो लोग जुड़ चुके हैं, अगर उनके दोस्त लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो ग्रुप पे दोबारा, या अपने दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ अनुज प्रजापति, ठीक है, लाइव है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो आज की जो लाइव सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो लाइव सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए। जो एग्जाम आपका साइंस का लगा हुआ है उसमें जो भी 20 क्वेश्चन में से जो 6 या 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उससे जरूर मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो आगामी एग्जाम पिछले एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावनाएं 100% है। तो हम लोग फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन मिल जाने के बाद भी कम लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट जुड़ते चलिए। चलिए एएसएल वाले अभी कोई भी बच्चे जुड़े नहीं है, तो अगर कोई एएसएल का बच्चा हो तो बच्चों में ग्रुप में इसको शेयर कर दें। फटाफट जुड़ते जाइए क्योंकि टाइम स्टार्ट हो गया है। चलिए तो आप सभी लोग एक बार जोरदार स्वागत है इस लाइव क्लास में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि या तो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और साथ साथ मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, ये इंश्योर कराता हूं आप लोगों को कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इन वीडियो से अवश्य मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो, इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन की जितने भी क्वेश्चन कराए इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ साथ पुराने जितने भी जैव प्रक्रम के और नियंत्रण एवं समन्वय के जो क्वेश्चन कराए हैं उनकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि विकासीय हमारी किससे अधिक समानता है। 4 ऑप्शन दिए हुए, चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणुओं से। तो इसका आंसर फटाफट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आना चाहिए। अगर आवाज सुन रहे हो और सब लोग जुड़ चुके हो तो कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दिए। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आना चाहिए। अनुज प्रजापति, क्या है इसका आंसर? हर्षित कुमार, प्रदीप कुमार का आंसर आया ए आंसर आया है। हर्षित बेटा इसका ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा, आपका आंसर होगा इसका चिंपैंजी से। किससे होगा? चिंपैंजी से, क्योंकि जो हमारी समानता है वो चिंपैंजी से है। हमारी जो समानता है वो किससे है? चिंपैंजी से है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा बी, चिंपैंजी। चलिए तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था चिंपैंजी। ना ही चीन का विद्यार्थी होगा, ना ही मकड़ी होगा और ना ही जीवाणु होगा। ठीक है, अर्जुन गुप्ता जुड़ चुके हैं, अर्जुन गुप्ता जुड़ चुके हैं, हेलो सर। कौशिकी गुप्ता, हाँ कौशिकी बेटा, हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं होती हैं। चार ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। ए ऑप्शन है कम, बी है अधिक, सी है एक समान और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे आंसर लिखिएगा, ए बी सी डी, इसमें जो भी ऑप्शन हो वो ऑप्शन आप लिख के दीजिए। सेकंड नंबर का आंसर चाहिए। कोमल सविता जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल सविता। सेकंड नंबर का ऑप्शन चाहिए, ए बी सी डी में क्या होगा, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं होंगी, कम होंगी, अधिक होंगी, एक समान होंगी या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं आ रहा है इसका। अर्जुन गुप्ता का आंसर है सी, लैंगिक जनन के में अर्जुन गुप्ता का आंसर है सी। बेटा ये आंसर गलत है, क्योंकि जो लैंगिक जनन है उसमें विभिन्नताएं ज्यादा होती। हमने तुमको बताया था कि अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें केवल मात्र कोशिका द्वारा ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो क्या होता है, वो मतलब अपनी संरचनात्मक और आनुवंशिक रूप से अपने मात्र कोशिका के बराबर होता है। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है, सॉरी जो लैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। बी के साथ जा सकते हैं। ए कम नहीं होगी, एक समान नहीं होगी, इसलिए इसका लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं क्या होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। अनुज प्रजापति का सी आया था, गलत है बेटा। ऑप्शन बी किसका आया था, ऑप्शन बी आया था विशाल त्रिपाठी। विशाल त्रिपाठी का एकदम राइट आंसर है। हर्ष शुक्ला, काव्य शुक्ला, काव्य शुक्ला का ए आया था। केवल अभी तक हर्ष विशाल त्रिपाठी का आंसर एकदम सही आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंगों के उदाहरण हैं, समजात अंगों के उदाहरण हैं। अगर हम समजात अंगों के उदाहरण की बात करें तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी विस्तारी और उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले समजात अंग क्या होते हैं, प्रदीप कुमार का ए आंसर आ गया है, अनुज प्रजापति का सी आ गया है, विशाल त्रिपाठी का डी आ गया है। इस बार विशाल त्रिपाठी गलत हो गए। देखिए बेटा पहले हम लोग बात कर लेते हैं समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे अंग, इधर ये लिखा हुआ है, ये समजात अंग के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे अंग जो उत्पत्ति और मूल संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्यों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। अगर इसका उदाहरण दें तो इसका उदाहरण है घोड़े की अगली टांग और मनुष्य के हाथ। काव्य शुक्ला का ऑप्शन नंबर सी आया है। ठीक है, तो बेटा आप देखिए हमने यहाँ पर एक हाथ का चित्र भी बनाया हुआ है और उस चित्र में हमने डिस्कस कर रखा है कि ऊपर वाली जो हड्डी है उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, बीच की जो हड्डी होती है उसको रेडियस अल्ना बोलते हैं, फिर उसके बाद टार्सल, कार्पल और मेटाकार्पल होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर होगा। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, इनकी उत्पत्ति और मूल संरचना दोनों ही समान है क्योंकि दोनों ही ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल से मिलकर बने हैं। यही पर अगर हमारा हाथ और चिंपैंजी का हाथ होता वो भी एकदम राइट आंसर होता। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है वो एकदम सही है, अर्जुन गुप्ता। अर्जुन गुप्ता का ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, एकदम राइट आंसर है। चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको इस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और पुराने क्वेश्चन जिन्होंने अभी नहीं किए हुए हैं जय प्रक्रम के, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, वो सारे क्वेश्चन भी वहां पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। हमें नहीं लगता कि कोई इसका आंसर गलत बता पाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, फटाफट आंसर चाहिए इसके लिए, फटाफट आंसर चाहिए। विशाल त्रिपाठी ए, प्रदीप कुमार ए, हर शुक्ला यानी काव्या शुक्ला ए,
कार्तिकेय, कार्तिक ए। लगभग सभी लोगों का ए आंसर है और आप लोगों का आंसर एकदम सही है। इसका आंसर होगा ए, ठीक है ना। मटर के पौधे को चुना। अब मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। इसमें पुष्पन की क्रिया सबसे अधिक होती है। लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, यानी 3 से 4 माह की होती है और 7 विपरीत जोड़ी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसलिए मंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना और उसका जो साइंटिफिक नेम था वो था पाइसम सटाइवम। उसका जो साइंटिफिक नेम था उसका नाम था पाइसम सटाइवम। इसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम था और मेंडल ने इसी पौधे पर अपना क्या किया था? प्रयोग किया था। चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश। ये ए वाले बिल्कुल अच्छे हैं। अब इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फटाफट इसका आंसर चाहिए। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरस अम्ल को, HNO3 को या HCl को? और साथ साथ बेटा इसमें ग्रुप में शेयर करते चलिए। जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो इसको शेयर करते चलें, वो इसको शेयर करते चलें। विशाल त्रिपाठी का ऑप्शन सी आ गया है, HNO3। हर्ष शुक्ला का, काव्या का ए आ गया है। काव्या शुक्ला का आंसर ए आ गया है। और किसका आंसर आने वाला है? फटाफट आंसर चाहिए। अनुज प्रजापति ए, पुष्पा ए। बहुत सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी मोस्टली इसका क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा नाभिक अम्ल। नाभिक अम्ल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जो केंद्रक से मिलता है, इसीलिए उसको न्यूक्लिक अम्ल दिया। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था कि एक अम्ल जो खोजा था वो, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको न्यूक्लिक अम्ल कहा। यानी जो अम्ल केंद्रक में होता है उसी को उन्होंने नाभिक अम्ल कहा या न्यूक्लिक अम्ल कहा, क्योंकि प्राप्त किससे हुआ था? न्यूक्लियस से प्राप्त हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। तो जिनका ए आंसर आया है वो सही जा रहे हैं। और अनुज प्रजापति ए आ गया। स्वयं जुड़ चुके हैं। स्वयं 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ए 1928 में ग्रिफिथ ने, बी 1909 में जॉनसन ने, सी 1902 में टी बोवेरी एवं WS सटन ने, और डी 1944 में मैकार्टी ने। ये थोड़ा सा हमने टफ क्वेश्चन डाल रखा है। अर्जुन गुप्ता ए, हर्ष शुक्ला बी, यानी काव्या शुक्ला बी, विशाल त्रिपाठी बी, प्रदीप कुमार बी। चलिए और जुड़ते चलिए, और लोग जुड़ते चलिए और साथ साथ सेशन को शेयर करते चलिए अपने दोस्तों में और वेरियस प्लेटफॉर्म में इसको शेयर करते चलिए फटाफट। चलिए, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है बेटा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। 1902 में टी बोवेरियम WS सटन ने प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है। जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द की खोज करी थी। अगर जॉनसन जो जा रहे हैं 1902 में, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जीन शब्द की खोज करी थी। लेकिन गुणसूत्र, जीन गुणसूत्र का एक भाग है, ये दिया था टी बोवेरी एवं WS सटन ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 7वां क्वेश्चन है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? अपना अपना रिजल्ट बता दीजिएगा। अपना अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जब ये सेशन ओवर हो जाए। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 4 ऑप्शन है, 3 2 4 8। 3 2 4 8 कितनी होती है विभिन्नताएं? 3 2 4 8। शोएब मंसूरी ए। और कोई जुड़ा है? फटाफट आंसर दीजिए। 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लाइक भी करिए सेशन को। पुष्पा बी, अर्जुन गुप्ता बी, वेरी गुड। प्रदीप कुमार बी,
काव्या शुक्ला ए। देखिए बेटा, इसका ऑप्शन है विभिन्नताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं बेटा दो प्रकार की होती है, तो इसके ऑप्शन नंबर हम लोग बी पर जाएंगे। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। पहली विभिन्नता तो होती है जो कि जननिक होती है, यानी जन्म के समय से ही होती है, और दूसरी विभिन्नता तो कायिक होती है जो कि हमको वातावरणीय प्रभाव से मिलती है। तो विभिन्नताएं बेटा दो प्रकार की होती है, एक जननिक और दूसरा होता है कायिक। जननिक ही मिलती है, दूसरा और जो दूसरी विभिन्नता होती है वो हम लोग वातावरणीय प्रभाव से अर्जित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। जो लोग बी के साथ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। फटाफट आंसर चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। इसको मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में डिस्कस किया है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। विशाल त्रिपाठी सी। जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। विशाल त्रिपाठी का सी ऑप्शन आया है, वेरी गुड। और ये काव्या बेटा, ये और बच्चे क्यों नहीं जुड़े हैं क्लास के, उनको मैसेज कर दो या उनको फॉरवर्ड कर दो। ये अगर काव्या आवाज सुन रही हो तो इसको मैसेज शेयर कर दो इस सेशन को, और सेशन को लाइक भी करते चलो। सी अनुज प्रजापति, बी पुष्पा ए। चलिए देखिए, क्वेश्चन को आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन कह रहा था किसी जीव की जीन संरचना, जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाती है। तो देखो, जीन प्रारूप उसको हिंदी में कहते हैं और जीनोटाइप उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी जीव की जीन संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे जीन प्रारूप कहते हैं, और जीनोटाइप उसको इंग्लिश में कहते हैं। और जब किसी जीव की बाह आकार की, रंग रूप, बाल लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होंगे, एकदम राइट आंसर है। और ऑप्शन सी वाले जिन्होंने किया है वो बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी पढ़ाई, सर मैं नंदिनी तिवारी हूँ, क्लास 10th। ओके ओके नंदिनी, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। नंदिनी आंसर देती चलो। नंदिनी तिवारी जुड़ चुकी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके साथ आगे क्वेश्चन चलते हैं। 9 गुणसूत्र बने होते हैं, नवा क्वेश्चन है आपके सामने। गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं। डीएनए के, डीएनए आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चाहिए फटाफट। और ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कर देते लो सेशन को, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी जगह सेशन को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए इसका ऑप्शन दीजिए, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। हर्ष काव्या शुक्ला डी, इनमें से कोई नहीं। नहीं बेटा, गलत है तुम्हारा ऑप्शन। गुणसूत्र नंदिनी ए, सौरभ मंसूरी बी। चलिए विशाल त्रिपाठी ए। देखिए बेटा, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र में क्या क्या होता है। गुणसूत्र में शर्करा होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक, डीऑक्सी टाइप की और राइबोस टाइप की। इसके बाद उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो बेटा जो गुणसूत्र होता है, ये क्या आया है, अर्जुन गुप्ता ए। बेटा गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए, प्रोटीन व आरएनए तीनों के बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं। प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीन इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसके बाद हम लोग अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो फटाफट 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, 10वें का आंसर आना चाहिए फटाफट। 10वें का आंसर आना चाहिए फटाफट। नंदिनी ए, अर्जुन गुप्ता ए, और तेजी से आना चाहिए।
ये एएसएल वाले अभी तक जुड़े नहीं है। काव्या, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? काव्या शुक्ला ए, विशाल त्रिपाठी बी। देखिए बेटा, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ बेटा डीएनए होता है। कौन होता है? अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है कोशिका में? डीएनए होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, डीएनए। क्यों? अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ वो होता है जो अनुवांशिक गुणों की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं? डीएनए होते हैं, ठीक है ना। हरित लवक क्या करता है? हरित लवक पौधों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसीलिए हरित लवक को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा। इस प्रकार से कुल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से एक बार सेशन शेयर कर देना, अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आधा सेशन पूरा हो चुका है। तो जबरदस्त लाइक आने चाहिए इसमें, और इसको शेयर करना चाहिए, और आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट आते रहने चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और बोल रहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या इनमें से कोई नहीं। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट सबके ऑप्शन आने चाहिए। शोएब मंसूरी बी, नंदनी बी, विशाल त्रिपाठी बी। एकदम सही है, बी वालों के साथ एकदम राइट आंसर है बी। बी एकदम राइट आंसर है, गंदा जल, क्योंकि इसका नाम ही है मलेरिया, मतलब गंदे पानी से ये मच्छर उत्पन्न होते हैं। यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में होता है, तब अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू फीवर फैलाने वाला जो मच्छर है वो हमेशा कहाँ होता है? वो साफ जल में होता है, ठीक है। तो डेंगू वाला मच्छर कहाँ पर होता है? साफ जल में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल, एकदम सही होगा। लेकिन डेंगू वाला कहाँ होगा? वो साफ जल में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोमल जुड़ चुकी हैं, कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल का आंसर भी आया है, अर्जुन गुप्ता का भी आया है, अनुज प्रजापति का भी आया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्योंकि वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित जो होते हैं, अगर हम वातावरणीय दशाओं की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, फिनोटाइप, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देते हैं? आप किसी भी जीव की बाह्य संरचना तो देख पाते हो, उसकी लंबाई देख पाते हो, उसका रंग देख पाते हो, उसका आकार देख पाते हो, ठीक है। तो जो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से वो है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और सी बहुत लोग आ चुके हैं, विशाल त्रिपाठी का सी आ गया है, प्रदीप कुमार का सी आ गया है, कोमल का सी आ गया है, काव्या का सी आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 नंबर पे पहुंचते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा। इसके आंसर फटाफट आने चाहिए, तेजी से आंसर आने चाहिए इसके। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया, सी 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 सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी। क्या आएगा? सी। अगर हम बौने पौधे की बात करें तो स्मॉल टी, क्योंकि जो स्मॉल टी है ये एक अप्रभावी लक्षण है,
और कैपिटल टी क्या है? प्रभावी लक्षण है। और जब प्रभावी और अप्रभावी का संकलन कराते हैं और अगर प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण उभर कर सामने आते हैं और अप्रभावी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते तो इसको बेटा प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप लोग मेंडल के तीनों नियम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपको आपने एग्जाम में जरूर मिलेंगे। मेंडल के तीनों नियम अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? एकदम हलवा क्वेश्चन। मैंने इसको ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में बताया है। ऑफलाइन क्लास एएसएल में जो भी क्लास लेते हैं वो ऑफलाइन क्लास लेते हैं, वहां भी मैंने बताया और ऑनलाइन में भी बताया है। तो इसका फटाफट आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर? क्या है? अर्जुन गुप्ता। अभी तक सिर्फ अर्जुन गुप्ता ही आए हैं। प्रदीप कुमार शाबाश, बी। विशाल त्रिपाठी बी। और कोई नहीं है? काव्या कहाँ चली गई? नंदिनी कहाँ चली गई? इनके आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए, है नंदिनी सी। सी बेटा आंसर नहीं है इसका। इसका ऑप्शन नंबर है बी। क्या ऑप्शन है? क्योंकि द्विसंकर संकरण की बात कर रहा है और द्विसंकर संकरण में स्वतंत्र अपविवन का नियम आता है और स्वतंत्र अपविवन के नियम का जो फिनोटाइप है वो है 9:3:3:1। इसका ऑप्शन नंबर बी है। इस तरीके से 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन बाकी हैं। दबा के लाइक करिए इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? XX, XY दोनों या इनमें से कोई नहीं? फटाफट इसका आंसर चाहिए। 13 का सी अनुज प्रजापति। 13 का सी अनुज प्रजापति, तुम पीछे रह गए। अर्जुन गुप्ता। अर्जुन गुप्ता ए। प्रदीप कुमार बी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, फटाफट। आशीष सिंह। आशीष सिंह ए। आशीष सिंह बहुत लेट हो गए तुम। आशीष सिंह 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। मोहम्मद असद बहुत देर हो गई तुम लोगों को। ये कहां चले गए सब? ठीक है, काव्या शुक्ला ए। बेटा इसका जो ऑप्शन है काव्या शुक्ला ए एकदम राइट आंसर है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, क्योंकि सॉरी, स्त्रियों में सभी गुणसूत्र XX प्रकार के होते हैं, लेकिन पुरुषों में क्या होते हैं? 22 जोड़ी तो XX प्रकार के होते हैं, परंतु जो 23वीं जोड़ी होती है वो लिंग गुणसूत्र होती है, वो XY प्रकार की होती है और वही लिंग का निर्धारण करती है। तो स्त्रियों के सभी लिंग गुणसूत्र XX होंगे। और अगर ये पुरुषों में पूछा जाता, यहाँ पर स्त्री जगह अगर पुरुष हो जाता तो पुरुष के लिए XY ऑप्शन एकदम सही होता। हेलो सर कोमल। कोमल, बिल्कुल कोमल, बहुत देर में जुड़ी हो तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 16वां क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। लीजिए जो हम कह रहे थे वही आ गया, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। फटाफट इसका ऑप्शन चाहिए, अब तो मैंने बता भी दिया है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अनुज प्रजापति 14वें का आंसर दे रहे हो, तुम्हारे यहाँ थोड़ा नेट स्लो चल रहा है हमें लगता है। कोमल बी। मान्या गुप्ता नमस्ते सर, मैं श्रद्धा। हाँ श्रद्धा, बहुत लेट जुड़े हो तुम लोग भैया, सेशन खत्म होने वाला है। 20 में से 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब जुड़ रही हो। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। विशाल त्रिपाठी बी। काव्या शुक्ला ए। बेटा पुरुषों की बात कर रहा है काव्या। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगर पुरुषों की बात कर रहे हैं तो पुरुषों की अगर बात कर रहे हैं तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो बेटा XY होते हैं, यानी बी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो वंशागत नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस या ग्रेगर जॉन मेंडल? 17वें का फटाफट आंसर चाहिए।
17वें का आंसर। अनुज प्रजापति 15वें का ए सही है। अब अनुज प्रजापति 17वें का आंसर दो बेटा, आंसर 17वें का। मान्या गुप्ता डी, अर्जुन गुप्ता डी। ये काव्य है, तुम्हें हो क्या गया ये? हर्ष शुक्ला काव्य ही है ना? बेटा वंशाकार क्रियाओं का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एटोनिन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एनीमिया या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, यानी डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हर्ष शुक्ला सी है, अर्जुन गुप्ता बी। इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, 19वां क्वेश्चन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या अनुवांशिकी। और जब मैं अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ाता हूं तो इस डेफिनेशन को सबसे पहले लिखवाता हूं। बी गलत है बेटा, आशीष सिंह। असद गलत है, अर्जुन गुप्ता डी। वेरी गुड, अर्जुन गुप्ता ने एकदम आंसर सही दिया हुआ है। प्रदीप कुमार डी। बेटा जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन करते हैं वो सभी कहलाती है अनुवांशिकी। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, अनुवांशिकी। और इस तरीके से 19 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 19 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब आखिरी क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार या डी 5 प्रकार। फटाफट आंसर चाहिए सबके। मान्या गुप्ता सी, आशीष सिंह डी। अरे वाह आशीष, 5 प्रकार के होते हैं। गलत है, अर्जुन गुप्ता सी। हर्ष शुक्ला बी, प्रदीप कुमार सी, विशाल त्रिपाठी डी। बेटा इसका ऑप्शन नंबर 4 प्रकार के होते हैं, यानी सी एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अगर आपको पता हो तो एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। और आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद वीडियो को आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पर जाके उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, पिछले जो भी मैंने क्लास कराई है, जो क्वेश्चन कराए हैं वो मिल जाएंगे। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपके सामने फिर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ें और प्रॉपर वे में नींद लें, प्रॉपर वे में अच्छी डाइट लें, जिससे आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।